नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डिजायर में। इस बेहद खास सीरीज में बात करते हैं करंट अफेयर्स की, साथ ही साथ करते हैं उनका एनालिसिस। आज की क्लास आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आज की तारीख 7 अगस्त 2021 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, क्योंकि आज देश के लिए दो दो खुशियों की बात है। जहाँ एक तरफ नीरज चोपड़ा का भाला गोल्ड पे सीधा लगा जाके, वहीं पर बजरंग पुनिया ने भी अपने दमखम दिखाते हुए ब्रॉन्ज पर कब्जा कर लिया है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें नीरज चोपड़ा के बारे में, तो उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने भाला फेंक अर्थात जेवलिन थ्रो में अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का थ्रो करके भारत की झोली में पहला गोल्ड मेडल डाल दिया है। चोपड़ा की जीत के साथ ही अब देश के पास कुल 7 पदक हो गए हैं और यह किसी भी ओलंपिक खेल में सबसे अधिक पदक लाने का भारत का नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते थे। आपको बता दें कि इन्होंने आज टोटल 6 अटेम्प्ट लिए थे, उसमें से दूसरे अटेम्प्ट में इन्होंने 87.58 मीटर का जो जेवलिन थ्रो किया है, उससे पहले इन्होंने पहले थ्रो में ही बता दिया था कि आज उनके इरादे कुछ अलग ही लेके आए हैं, कि वो लगभग कुछ ही चूक गए थे आज इस बार के रिकॉर्ड से, ओलंपिक रिकॉर्ड जो अभी तक क्वालिफाइंग में थे। आप इनकी जीत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जो सेकंड इंसान ने जीत की है, उनकी जो उन्होंने थ्रो किया है वो है 86.67, मतलब 90 सेंटीमीटर इनसे पीछे रह गए हैं। तो जबकि इतने बड़े आप जब मैच में जाते हैं तो इतना अगर अंतर देते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और ही तरीके की बयान करता है। ये जब उन्होंने फेंका उस समय की तस्वीर है और ये जब वो जीते उसके बाद तस्वीर है। इसके बाद हम करते हैं हमारे देश के दूसरे महान रेसलर बजरंग पुनिया के बारे में। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग की फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत को कांस्य पदक दिला दिया है। उन्होंने कजाकिस्तान खिलाड़ी को हराया है। साथ ही साथ इन्होंने क्या, अगर आप ये बात देखें कि इनको किस तरह का गुस्सा भरा हुआ था अपना सेमीफाइनल मैच हारने के लिए, कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कजाकिस्तान के जो दौलत नियाज़बेकोव हैं उनको 8-0 से हराया है। 8-0 से, आप समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आज ये दो खबरें होती हैं। अब आज ये बात स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्र से ये सिफारिश की है कि वो जाति आधारित जनगणना को करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि ओबीसी में जो वर्ग हैं, जो जिनको अपना समुदाय का वास्तविक ज़रूरतमंद हैं, उनको ध्यान, उनकी नीतियों का ध्यान केंद्रित हो सके। जबकि केंद्र सरकार जाति अधिगणना करने के निर्णय दे चुकी है कि वो नहीं करेगी इसमें। साथ ही साथ आज 7 अगस्त को रवींद्रनाथ टैगोर जी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा योजना 2.0 की अवधि में विस्तार कर दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता में एक लोक लेखा समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट कमेटी श्रीनगर, कारगिल, लेह और द्रास के 4 दिवसीय दौरे पे जा रही है। इसके अलावा अमेरिका के जो हमारे राष्ट्रपति हैं बिडेन जी, उन्होंने क्या किया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या उन्होंने हमारी क्या किया है, नामंजूर कर दिया है हमारे समर्थन को, और वो नहीं चाह रहे कि हम सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य का सीट का करें। इसके अलावा हम देखेंगे अगलेगा द्वीप के बारे में, डियोगो गार्सिया द्वीप के बारे में। साथ ही साथ देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक विश्वविद्यालय स्थापना की बात की जा रही है। साथ ही साथ देखेंगे कि कल जो खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज कर दिया गया, उनका नया अवार्ड का नाम क्या हुआ है। आइए सबसे पहले देखते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो सामान्य अध्ययन एक से लिंक्ड हैं। भारत में जाति आधारित जनगणना की आवश्यकता की बात इसमें की गई है, जो कि भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता पर लिंक्ड टॉपिक है। तो इसमें अगर बात की जाए तो इसमें इन्होंने, बिहार सरकार ने केंद्र से बात की, जबकि केंद्र ने इस ऐसी जनगणना के न कराने का निर्णय लिया है। तो अगर बात करें इनकी अभी तक की, तो 1951 से 2011 के बीच में अभी तक क्या हुआ है, केवल एससी और एसटी की जनगणनाएं की गई थी। अभी तक ओबीसी के अंदर स्पेसिफिक जाति की गणनाएं नहीं की गई हैं, और साथ ही साथ कोई भी अभी तक ऐसा भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है। हाँ, इससे पहले 1931 तक जब भी जनगणना हुई है, तब तक क्या किया गया है, इन रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था जाति के आधार पर। अगर सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की 2011 की बात करें, उसमें क्या हुआ था, इनमें क्या हुआ था, इन्होंने ऐसे केवल क्या किया था, उन आंकड़ों को दिखाया था कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है विभिन्न समुदायों की, इसके बारे में। इसमें दो घटक कौन शामिल किए गए थे, पहला घटक किया गया था ग्रामीण और शहरी परिवार जितने थे उनका सर्वेक्षण किया गया और मानदंडों के आधार पर उनके परिवार की रैंकिंग की गई, और दूसरा उनकी जाति के आधार पर जनगणना की गई। लेकिन इनका जो पहला टाइप है, इसी की केवल सरकार ने क्या रिपोर्ट जारी की थी, सेकंड के आंकड़े अभी तो जारी नहीं किए गए हैं। अगर इन जारों आंकड़ों की बात की जाए, इनके पीछे सरकारें क्यों पड़ी, तो इससे क्या है, इससे उन्हें क्या पड़ेगा, किसी जाति की सटीक जनसंख्या पता चल सकेगा। साथ ही साथ क्या होगा, समाज में सभी जातियों का समान प्रतिनिधित्व हो सके, रिप्रेजेंटेशन हो सके, उसकी बात की जा सकेगी, और जो कि आरक्षण नीति को तैयार करने में हमारी मदद करेगा। अगर इसकी चिंताओं की बात की जाएगी तो कुछ वर्गों में नाराजगी पैदा हो जाएगी, वो अलग कोटे की मांग करेंगे, और जो राजनीतिक तुष्टीकरण की बात होगी वो भी इसमें बात आएगी। आज देश 150वीं जयंती मना रहा है रवीन्द्रनाथ टैगोर जी की, जो कि व्यक्तित्व मुद्दे पर आधुनिक इतिहास, भारतीय इतिहास संबंधित हैं। तो उनके अगर उनके बारे में बात की जाए तो इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले कि रवीन्द्रनाथ टैगोर जी के भतीजे हैं। साथ ही साथ क्या है, भारत में बंगाल कला विद्यालय के सबसे प्रमुख कलाकारों से एक थे।
और इन्होंने वही ये पहले कलाकार हैं जिन्होंने क्या स्वदेशी मूल्यों में तो खुलकर समर्थन किया है। इन्होंने जो भी आर्ट्स वगैरह बनाई है, उन्होंने स्वदेशी मूल्य डाले हुए हैं। इनका जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ है। अगर इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग की बात की जाए तो इनकी सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है भारत माता, उसके बाद द पासिंग ऑफ शाहजहां, माई मदर, फेरी स्लेटर, जर्नी एंड। और उनकी अगर किताबों की बात की जाए तो वो है बुडो आंवला, खैर पुतलू, राज कहानी, बंगाली बाल साहित्य के बेहतरीन उदाहरण पास शामिल हैं। आइए बात करते हैं समग्र शिक्षा योजना 2.0 के बारे में, जिसको सरकार ने आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। और वो ये 5 वर्षों के लिए 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दी गई है। अगर टॉपिक का लिंक देखें तो ये पेपर 2 के स्वास्थ्य शिक्षा मानव संसाधन संबंधित है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो ये क्या करता है, जितने भी हमारे जो स्कूल से पहले की शिक्षा है और उसके बाद 12th लेवल तक की जितनी शिक्षा है, उसका सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता की बात करता है। यानी आप जो आंगनवाड़ी उसमें शामिल है और 12th क्लास तक भी शामिल है। ये इसके अंदर जो देखा जाए कि कौन-कौन सी योजनाएँ शामिल हैं, इसके अंदर 3 योजनाएँ शामिल हैं। एक है सर्व शिक्षा अभियान, दूसरा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और तीसरा शिक्षक शिक्षा। ये तीनों का समायोजन है। साथ ही साथ बात की जाए तो इसका मेन मोटिव क्या है कि जो विद्यालय शिक्षा है, वो पूरी तरह से क्या करना चाहती है, ये यूनिवर्सल पहुँच पहुँचाना सभी की पहुँचाना चाहती है, सभी के हाथ में शिक्षा पहुँच सके। और इसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है, वो 2 टी पे आधारित है। 2 टी अर्थात टीचर्स और टेक्नोलॉजी। कि वो टीचर्स के ज्ञान को टेक्नोलॉजी के साथ एकीकरण करके गुणवत्ता को सुधारना चाहते हैं और शिक्षा में एक नई अलग जगाना चाहते हैं। उनका उद्देश्य क्या है, जो हमने राइट टू एजुकेशन निःशुल्क और बार शिक्षा अधिकार बनाया है 2009, उसको ये क्या करे, उसके कार्यान्वयन में राज्य की सहायता प्रदान कर सके। अगर हम देखें कि इसमें इस योजना के तहत समग्र शिक्षा के तहत कितना राशि कौन दे रहा है, तो केंद्र इसको 60% राशि दे रही है और राज्य 40% राशि दे रहे हैं। आइए बात करते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, जो कि टॉपिक लिंक है संसद और राज्य विधानमंडल की अंदर विशेषाधिकार और स्वतंत्र मुद्दे और शक्तियों के बारे में। अगर देखें आखिर मुद्दा है क्या इसका, तो हुआ क्या है, जो 4 जगहों पे जो इनकी पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो बात की जा रही है दौरे की, उसमें हुआ क्या है कि ये वहाँ पे ये देखने जा रहे हैं कि जो उच्च ऊंचाई, जो हाई ऑल्टीट्यूड पे हमारे जवान रह रहे हैं सियाचिन ग्लेशियर पे, वहाँ पे जितने कश्मीर के इलाके ठंडे इलाकों में, उनके पास कपड़े कैसे हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं, उनका राशन कैसा आता है, हमारा आवास कैसा है। क्योंकि 2019 में कैग ने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसने इसमें कुछ खामियां बताई थी, तो उसी को चेक करने के लिए ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जा रही है। इन कैग की रिपोर्ट में ये इशारा किया गया था, जो कपड़े उपकरण हैं उनकी खरीद में क्या है, 4 साल तक की देरी हो रही है, जिससे क्या होगा कि उपकरणों और कपड़ों की भारी मांग की कमी आएगी। अगर हम पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बात करें तो पीएससी का गठन क्या हर एक साल इसका गठन किया जाता है। इसमें टोटल 22 या उससे अधिक सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य कहाँ से होते हैं, लोकसभा के, और 7 सदस्य कहाँ से होते हैं, राज्यसभा के से। तो आइए बात करते हैं सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटर सेंटर के बारे में, जो उसने क्या हुआ है, एक मध्यस्थता की बात की है। इसमें क्या हुआ, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में क्या हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, हमारे देश की कंपनी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस रिटेल के बीच में क्या हुआ है, 24,713 करोड़ विलय सौदे के खिलाफ क्या ई अमेजन जो ई कॉमर्स कंपनी है उसके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, यानी कि अमेजन जीत गया है और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और रिलायंस रिटेल क्या है, हार गए। इसमें हुआ क्या है, अदालत ने क्या किया है, जो सिंगापुर स्थित इमरजेंसी और जो ऑर्बिटेशन सेंटर बनाए गए हैं, उनकी वैधता और उनकी जो परवनीयता है, उसको तो उन्होंने प्रकार रखा है। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जो भारत के सबसे बड़े जो ऑफलाइन रिटेलर हैं, एफआरआई हैं, उनको विवादित लेन-देन के साथ आगे बढ़ने से रोक दिया है। और अगर हम बात करें अमेज़न की, तो ये फ्यूचर ग्रुप का भारत में, अमेज़न जो पूरा यूएसए का कंपनी है, वो क्या है, भारत में इनकी जो सहायक कंपनी है वो फ्यूचर ग्रुप है। तो अमेज़न क्या कह रहा है, अमेज़न ये कह रहा है कि फ्यूचर ने क्या किया है, जो उनकी प्रतिद्वंदी को संपत्ति उन्होंने बिक्री की है, जो उनके जो कॉम्पिटिटर हैं उनको उन्होंने क्या किया, अपनी संपत्ति बिक्री की है, क्योंकि आप हमारे पार्टनर हैं लेकिन आपने संपत्ति क्या दी है, दूसरे को दे दी है। साथ ही साथ क्या है, जो कि इन्होंने जो हमने अनुबंध किया था, जो आपने एग्रीमेंट किया था, उसका क्या किया, उल्लंघन किया है और इसको वो खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कंपनसेशन चाहिए। जबकि जो हमारी जो भारतीय समूह, उनका कहना क्या है कि ऐसा हुआ नहीं था, अगर लेन-देन होगा तो ये पूरा क्या मामला गिर जाएगा, वो विफल हो जाएँगे। अमेरिका ने भारत की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या वो स्थायी सीट के लिए अपोज़ में वोट किया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से संबंधित टॉपिक है। तो अमेरिका ने ये कहा है, अमेरिका ने कहा है, जब भी आप कोई गैर स्थायी सदस्यों की, अगर स्थायी सदस्यों में बात करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करना है, आम सहमति के लिए क्या चाहिए, ऐसे समर्थक चाहिए जो कोई ऐसे हों एलिजिबल हों आपको समर्थन करने के लिए। और हाँ, उसने ये बोला है कि वो चाह रहा है कि ठीक है, आप स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाइए, लेकिन वो वीटो का कभी समर्थन नहीं करेंगे, आप वीटो किसी और को दें। तो अब वीटो वो पावर है, इसमें अगर एक देश मना कर देगा, जैसे ग्रुप देश हैं, तो सारी बातें मना हो जाती हैं। तो वीटो के अंदर टोटल लोग कितने दिए गए हैं, इसमें 5 अगर देश की बात की जाए, इसमें टोटल कितने सदस्य हैं, इसमें टोटल 5 सदस्य हैं, जिसमें है चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। अगर आप बात देखें भारत का, इनके अलावा किसने और विरोध किया है, तो जो हमारे वो आम सहमति के जो एकजुट समूह हैं, उनके अंदर पाकिस्तान है,
दक्षिण कोरिया है, इटली है और अर्जेंटीना है, जिन्हें इन्होंने क्या किया, G4 योजना का विरोध किया है। चीन भी भारत और जापान की बोली का विरोध करता रहा है, वो पता है, इसने बात कर दी है। अगर यूनाइटेड नेशन स्थायी सीट की बात की जाए तो उसमें भारत के दावों की बात की, भारत के दावे कितने पुख्ता हैं, तो उसमें देख हम पुख्ता इसलिए हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, हम पूरे वर्ल्ड का छठा हिस्सा किसका रखते हैं, आबादी का। साथ ही साथ क्या, जो यूनाइटेड नेशन बनी थी उसके बनाने में हम सहयोगी सदस्य थे, संस्थाओं सदस्यों में से एक थे। साथ ही साथ हमने जो अपने सिद्धांत रखे, अपनी साख रखी है, उनको बनाए रखा है। जबकि कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरों देशों को एक दुकान की तरह देखते हैं और अपना काम निकलने के बाद आगे निकल जाते हैं। साथ ही साथ जो संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना है, उसमें भी हमने अपना योगदान दिया है, सबसे ज़्यादा सैनिक हम ही प्रदान करते हैं और एक आर्थिक शक्ति के रूप में हम उभर ही रहे हैं। अगर G4 देशों की बात की जाए तो ये बेसिकली कौन है, एक यहाँ पे देखिए ब्राज़ील है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका जर्मनी है, ये भारत है और उसके बाद में जापान है। तो ये चार हैं स्थायी सदस्य, सीटों में इनको भी हिस्सा मिले तो ये चार, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के लिए एक दूसरे की बोली का समर्थन करते रहे हैं और करते रहेंगे। आइए बात करते हैं अगलेगा द्वीप समूह के बारे में। तो ये कहाँ पे स्थित है, ये मॉरिशस में स्थित एक द्वीप समूह है। यह जो मुख्य द्वीप से लगभग कितना है, 1000 किलोमीटर उनके उत्तर में स्थित है। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। तो अभी चर्चा क्यों है, इसकी चर्चा इसलिए आई है कि रिपोर्ट में बोला गया था कि मॉरिशस ने क्या बोला था, भारत को अपने इस द्वीप पर अगलेगा द्वीप पे क्या हुआ था, अपना सैन्य हवाई अड्डा बनाने की अनुमति दी है। जबकि मॉरिशस ने स्पष्ट कर दिया कि भारत के साथ ऐसा कोई भी समझौता नहीं हुआ है। तो ये यहाँ पे है, मैं ये यहाँ पे आपका है मेडागास्कर, अफ्रीका का। तो ये है अगलेगा, ये आइलैंड यहाँ पे है, जो किसका हिस्सा है, ये है मॉरिशस का। यहाँ मॉरिशस है, उसका ये हिस्सा है, ये यहाँ पे है, तो लगभग ये इधर होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं डियोगो गार्सिया के बारे में। ये यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन का क्या है, एक विदेशी दूत के रूप में ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र के द्वीप है। मैं बता दूं कि ये रहा आपका, ये रहा मॉरिशस, यहाँ पे ये द्वीप समूह है, ये किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है आपका डियोगो गार्सिया, किसका हिस्सा है, ये हिस्सा है ब्रिटिश का। तो इसके ये चागोस जो द्वीप समूह आप देख रहे हैं, चागोस द्वीप समूह में छोटे छोटे 60 द्वीप समूह है, सबसे बड़ा उसमें ये आपका कौन सा, डियोगो गार्सिया है। यहाँ पे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले यहाँ पुर्तगालियों ने यहाँ पे इसका रास्ता खोजा, बाद में नेपोलियन के टाइम पे अब युद्ध हुए तो ब्रिटिश ने इसे अपने शासनकाल में मिला लिया। 1965 में क्या हुआ, चौगस द्वीप समूह को मॉरिशस से क्या किया गया, ये मॉरिशस है, इससे इसको क्या कर दिया गया, पहले मॉरिशस का हिस्सा था, तो 1965 में इसको अलग कर दिया गया और डियोगो गार्सिया पर यूएसए के साथ एक संयुक्त सैन्य अड्डे की स्थापना ब्रिटिश ने कर दी। लेकिन ब्रिटेन अभी हाल ही में क्या हुआ, 2036 तक डियोगो गार्सिया का उपयोग करने के लिए इसने फिर पट्टा दे दिया यूएसए को, उसका नवीकरण रिन्यूअल कर दिया, लेकिन उसने ये बोला है कि इस पे हिस्सा किसका है, इसी का है। ठीक है, तो आप देखिए ये मेडागास्कर, यहाँ पे मॉरिशस है और यहाँ पे क्या है, चागोस द्वीप समूह, और चागोस द्वीप समूह में ये डियोगो गार्सिया। तो इसी का जो अभी आप बात कर रहे थे अगालेगा की, ये भी मॉरिशस के नॉर्थ में स्थित है। आइए बात करते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 की। ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसको संशोधन को करने के बाद में सरकार ये चाह रही है कि जो अभी हमने यूटी बनाई है लद्दाख, उसमें क्या है, एक एक विश्वविद्यालय की हम स्थापना करें, जो 2009 का चेंज होगा और वो 2021 में स्थापित की जा रही है। इसका नाम सिंधु विश्वविद्यालय रखा जाएगा। इसकी स्थापना उद्देश्य क्या होगा कि यहाँ से जो लद्दाख के जो छात्र स्टूडेंट्स हैं उनको क्या होगा, जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे करने में उन्हें मदद मिलेगी। साथ ही साथ क्या होगा, आगे आने वाले जो वर्ष होंगे उसमें क्या होगा, जो यहाँ की लोकल जो डिज़ायर्स हैं, आकांक्षाएँ उनकी, उनको पूरा करने में उन्हें मदद मिलेगी। इसी के साथ-साथ इसी जो यूटी है लद्दाख, इसमें क्या है, अभी पानी माह मनाया जा रहा है, तो इसमें इसका क्या है, इसका क्रियान्वयन जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के गति के साथ ये भी आगे बढ़ रहा है, जो कि क्या करेगा, यहाँ पे जो ग्रामीण समुदाय है वहाँ पे स्वच्छ पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। ये 1 महीने का चलने वाला अभियान है, इसलिए इसको पानी माह बोला गया है या जल माह बोला गया है। इसको ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पे वहाँ पे चलाया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपको कहीं न कहीं पेपर मिलेगा कि ध्यानचंद के नाम पर अब खेल रत्न का नाम चेंज कर दिया गया है। तो हॉकी के जादूगर के सम्मान में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, उसका नाम बदल के अभी क्वेश्चन आपसे आएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसका नाम बदल क्या किया गया, इसका नाम किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसको बोला गया है। और अगर इनकी देखें कि इनको इतना वरीयता क्यों दी जा रही है, अभी हाल ही में हमने क्या किया है, 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता है, दोबारा से हॉकी टीम में जान आ गई है। हमारी महिला टीम ने बहुत अच्छा किया, वो तो अलग बात है, आखिरी में वो 3-4 से हार गए हैं। तो इसलिए हॉकी का दोबारा उभार हो रहा है, तो हॉकी की दोबारा उभार करने के लिए ध्यानचंद का नाम इम्पोर्टेंट है, तो उसको उनका जो राजीव गांधी खेल रत्न को नाम बदल के राजीव गांधी की जगह पे किसका कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का नाम कर दिया गया है। अगर ध्यानचंद जी के बारे में बात की जाए तो ये 3 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता टीम का हिस्सा हैं और सबसे महान खिलाड़ी हॉकी माना गया है, एक अहम उसमें कड़ी थे। इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ है। तो आपको बता दें राष्ट्रीय खेल दिवस भी इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार इस टाइम पे ही दिए जाते हैं।
अगर हम बात करें खेल रत्न पुरस्कार की, तो इसको युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा 4 साल में ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है कि वो अपने सबसे सुपीरियर क्या करें, प्रदर्शन करें लगातार 4 सालों तक और अपने क्षेत्र में अच्छा काम करें, तो इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। पहले इसका नाम था राजीव गांधी, अब इसका नाम बदल के हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये है मेजर साहब, जो आपको प्रैक्टिस करते दिखाई पड़ रहे हैं गांधी से, अपनी हॉकी से। आइए बात करते हैं हिजबुल्लाह के बारे में। आपने कहीं-कहीं सुना होगा कि बार-बार आतंकवादी समूह आता है हिजबुल्लाह, तो क्या है? एक शिया इस्लामी राजनीतिक दल है, कहाँ पे? लेबनान में। तो आपको अगर मैप में देखें, तो आप देखिए ये है, यहाँ पे भूमध्य सागर है, तो यहाँ पे क्या है? ये अरब कंट्रीज़ हैं। तो अरब कंट्री में यहाँ पे लगा हुआ देखिए नीचे इज़राइल है, इधर सीरिया है, तो यहाँ पे क्या है? लेबनान और बेलारूस की क्या है? राजधानी, इधर है भूमध्य सागर। तो बात करें तो हिजबुल्लाह यहाँ के कौन है? मुसलमानों में 2 वर्ग हैं, शिया और सुन्नी, तो किससे बिलॉन्ग करते हैं? शिया से बिलॉन्ग करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने शिया समूह को एकत्रित करने के लिए 1980 के दशकों में क्या किया है, ईरान के प्रयास द्वारा एक संगठन की इन्होंने स्थापना की। इन्होंने ईरान ने इसको हेल्प की थी। साथ ही क्या है, जो ईरान और इजराइल में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसमें ये क्या है, प्रॉक्सी के रूप में ये काम करते हैं, ईरान की सहायता देते हैं हिजबुल्लाह। तो यहाँ पे जो भी शहीद होते हैं उनको यहाँ पे देखिए, अब इस तरह बोर्ड लगा के उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। ये इनके झंडा वगैरह है, देखिए कई कुछ लोग इन्हें कट्टरवादी आतंकवादी समूह मानते हैं, कुछ लोग इन्हें अपने देश का हीरो मानते हैं। इसी के साथ आज के जितने करंट अफेयर्स थे उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। तो मेरे चैनल पे आप जुड़े रहिए, अपनों के साथ शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और आगे के न्यू चैनल को देखने के लिए आप लगे रहिए, क्योंकि जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोज़ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप वीडियो को देख पाएँगे। इसी के साथ आज के सारे करंट अफेयर्स और उनका एनालिसिस कंप्लीट होता है। थैंक यू।